ही है, बहुत नजदीक का रिलेशन है, खान पान एक ही है, लैंग्वेज एक ही है। तो मैं ऐसी शख्सियत, मैं वीरेंद्र पाठक जी को बहुत सम्मान के साथ इन्वाइट करता हूँ सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और अपनी कहानी से हम लोगों को मोटिवेट करें और एक नया दिशा और निर्देश दें। पाठक जी प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी हमारे जितने भी गार्जियन सभी अभी आए थे, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं जितेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सवेरे आते हैं और योगा जो है वो सिखाते हैं। और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं भी अपने टीम को निश्चित रूप से योगा के लिए, क्योंकि योगा के लिए एक ये बहुत ही बढ़िया स्थान है। और हमारे जितने भी गुरुतुल्य जितने भी यहाँ पे साथी आए, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सबसे सीखता हूँ। मैं जितेंद्र सक्सेना जी से सीखता हूँ, वरुण शुक्ला जी से सीखता हूँ, और मैं द्विवेदी जी से सीखता हूँ, और मैं बीएम गुप्ता जी से सीखता हूँ। जितने भी हमारे टॉप के अचीवर हैं, मैं सबसे सीखता हूँ। और मैं जो भी साथी हमारे वीरेंद्र सर आए, जितने भी साथी हैं, मैं सबसे सीखने का काम करता हूँ। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अपना परिचय के साथ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पाठक है। इस बिजनेस में मैं 2007 ईस्वी से आया। 2007 ईस्वी में इस बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग हुई। थोड़ी सी मैं शॉर्ट में अपनी कहानी बताऊंगा कि मेरा जो शुरुआत है, मेरा जो बचपन है, वो बहुत गरीबी में बीता, क्योंकि एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ, जिसमें ना खेती थी, ना किसी तरह की नौकरी थी, किसी तरह का बिल्कुल जॉबलेस परिवार था। मैं 4 भाई, और 4 भाई में मैं सबसे बड़ा। बचपन में छोटी-छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, छोटी-छोटी दिक्कतें, कपड़े क्या होते हैं, नए कपड़े क्या होते हैं, वो कभी पता नहीं चला। जब तक मैं 12 साल, 13 साल का हुआ, तब तक मुझे नए कपड़े का पता नहीं था। मेरे एक चाचा जी थे रेलवे में, वो सिग्नल में सर्विस करते थे। तो उनके जो जब उनका जो खाकी वर्दी होता था, और जब वो वर्दी पुराना हो जाता था, तो वो उसके हमारे कपड़े बनते थे। तो वो पोस्टमैन वाले कपड़े लगते थे ऊपर से नीचे तक। और उन कपड़ों को पहन के जो मेरा बचपन है वो गुजरा। बचपन की बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि ये कहानी सोचने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि इतनी दर्द है उन कहानियों के अंदर में। बचपन में खाने की बहुत किल्लत थी, बहुत ज़्यादा। यूँ कहें कि रोज़ घर में खाना नहीं बनता था। वो एक समय था जब हम लोग आग भी दूसरे के घर से माँग के लाया करते थे। और जलाने के लिए जो पत्ते होते थे, वो आम के बगीचे में से उसको इकट्ठा करना, ये मेरी ड्यूटी बनती थी। मैं उस समय 7 साल का 8 साल का था, और उस समय मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं वो, क्योंकि जब तक पत्ता जमा नहीं होगा तो कैसे होगा। और हम लोग जिस समाज से आते थे, उस समाज में घर में की महिलाएं नहीं निकलती थी घर से बाहर। तो मेरी माताजी के साथ में ये रिस्ट्रिक्शन था, वो कभी पत्ते लेने बाग में, बगीचे में नहीं गई। लेकिन मैं ये काम रोज करता था। पढ़ाई के बाद में अगर गलती से कभी खेल में लग जाता था, तो कई बार ऐसे होता था कि घर में बहुत मार पड़ती थी और खाना भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो जलाने के लिए तो पत्ते होते ही नहीं थे। कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं, छोटी-छोटी घटनाएं हुई। मेरे चाचा जी जो रेलवे में थे, तो मुझे जब भी वो आते थे, गाँव आते थे, तो मुझे उनकी बहुत प्रतीक्षा रहती थी, क्योंकि वो जब भी गाँव आते थे तो मुझे पेट भर के खाना मिलता था उस दिन। जब भी वो खाने के लिए बैठते थे तो वो मुझे बुलाते थे, और सबसे पहले वो जितने में मेरा पेट भर जाए उतना वो खाना मेरे बड़े से कटोरे में डाल देते थे, और उसके बाद वो खाना खाते थे। तो चूँकि हमारे हमारे पिताजी अलग थे, परिवार थे, इसलिए उस परिवार में से जो मिलता था वो समझिए कि वो ज़्यादा ही मिलता था। तो ये मतलब बहुत प्रतीक्षा रहती थी कि वो घर आएँ, और वो घर आते थे तो उस दिन भरपेट खाना मिलता था। मुझे 1-2 घटनाएँ ऐसी याद है साथियों, जो यूँ कहें कि ज़िंदगी की सबसे एक बार गाँव में एक बाराती आया हुआ था, और भोज में मुझे, मतलब मुझे भी पूरा सबको निमंत्रण दिया गया। तो मुझे लगा कि ये कैसा चमत्कार हो गया। ज़िंदगी में मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में उस दिन बहुत खुशी मिली थी।
कि इतनी खुशी की मतलब भोज खाने को मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि आजकल तो भोज जो है वो जनरल हो गया है, लेकिन उस समय में इसकी कितनी अहमियत थी। और बहुत खुश था। मैं यूँ कहूँ कि ज़िंदगी में एक पल के लिए बहुत बड़ी खुशी मिली थी मुझे। और जब मैं भोज खाने के लिए गया तो मुझे वहाँ पे पता चला कि जो बाराती खा के उठे थे, उन जूठे पत्तलों पे खाना था। और मैं गरीब होते हुए भी बचपन से महत्वाकांक्षी और बड़े सपने जो है वो जिस प्रकार से बच्चों के सपने होते हैं, तो उस प्रकार को सपने देखने वाला, बड़ा आदमी बनूँ, ये सपने देखने वाला बचपन से ही था। तो मुझे इतना बुरा लगा और उस पत्तल पे कोई भी चीज़ पूरी नहीं थी, मतलब ना तो कोई ऐसा था कि उस दिन मैं बहुत रोया अपने घर आके। मैंने कुछ नहीं खाया, उस मैं भोज में कुछ नहीं खाया और घर आके बहुत रोया और मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, अब मैं कभी भोज खाने नहीं जाऊँगा। तो ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। मैं माँ को रोज़ देखता था, वो कपड़े सिलने के लिए रोज़ दोपहर को अपनी साड़ी लेके बैठ जाती थी। उस समय में एक कलर का साड़ी होता था। तो रोज़ बैठ जाती थी, तो मुझे बचपन में तो लगता था कि कुछ काम होगा, लेकिन जब आज उसको सोचते हैं, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत तकलीफ़ में देखा है। तो अब मुझे पता चलता है कि उनकी साड़ी रोज़ फटी रहती थी और वो रोज़ कोई ना कोई साड़ी लेके दोपहर में बैठ जाती थी सीने के लिए। साथियों, सतीश पंडित जी कहते हैं कि अभाव बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अभाव बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास अभाव नहीं होगा, तो शायद बहुत बड़े की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत संघर्षों में बचपन बीता और फिर पिताजी 12 साल की उम्र में लेके बाहर चले गए। पिताजी भी हमारे बहुत बाद कमाना शुरू किया उन्होंने। तो वो मुझे भी लेके बाहर चले गए और मैं 12 साल की उम्र से खाना बनाना सीख गया, क्योंकि पिताजी मुझे अकेले को लेके गए थे। जब मैं पहली बार दिल्ली गया था, मुझे याद है, पटना से मैंने एक्सप्रेस पकड़ी थी, कोई श्रमजीवी शायद उस समय में चलती थी और मैं खड़े होके दिल्ली गया था। मतलब उस ट्रेन में बैठने की भी जगह नहीं थी। मैं 12 साल की उम्र में खड़े होके वो मुझे लेके गए थे और वो मंदिर में पुजारी थे और फिर वहाँ से मेरी ज़िंदगी के कुछ पार्ट अच्छा होने लगा, जैसे वहाँ नए कपड़े मिलने लगे, वहाँ खाने-पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। शंकर भगवान का मंदिर था और हम लोगों में एक कहावत है, लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं तो उसके बाद से 12 साल की उम्र से लेके और लगभग 20 साल तक मैं वही शंकर भगवान का प्रसाद खा के इतना बड़ा हुआ। और फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई-लिखाई भी वहाँ पढ़ता-लिखता रहा। वैसे पढ़ाई में मैं तेज़ नहीं था, पढ़ाई में कमज़ोर था। लेकिन फिर भी वहाँ से मैट्रिक पास किया किसी प्रकार से और उसके बाद में मैंने मैट्रिक पास करने के अगले दिन ही मैंने कंपाउंड्री जॉइन करी। अगले दिन से जिस दिन मैट्रिक की परीक्षा का लास्ट दिन था, उस दिन उसके अगले दिन मेरे कंपाउंड्री का फर्स्ट दिन था और तब से बिना सैलरी का मैंने वो जॉब जॉइन किया और उसके बाद से मैं कुछ ना कुछ करता रहा। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी सैलरी वाली वो थी जो एक ये पत्थर बनते हैं सीमेंट बालू से उस कंपनी में ₹400 महीने से मैंने जॉब शुरू करी थी 1991 में। और उसके बाद काम और पढ़ाई साथ-साथ, क्योंकि मेरे पिताजी की जो तनख्वाह थी उस मंदिर पे वो केवल ₹200 थी और मुझे याद है कभी ₹8 कभी ₹10 उस मंदिर पे चढ़ावा चढ़ा करता था। तो और उस चढ़ावे की वजह से मैंने एक चीज़ देखा कि जो पंडित के बच्चे होते हैं, या तो वो पंडिताई करते हैं या वो बिगड़ जाते हैं, कभी वो सुधरते नहीं हैं, क्योंकि वो जो खुद खुले पैसे मिलते थे, उस पैसे से फिर बाज़ार में जाना, कुछ इधर-उधर की, ये सब चीज़ें बुरी आदतें भी लग जाती हैं। तो इस प्रकार से एक संघर्षों भरी ज़िंदगी जीते हुए मैं इंटर फेल हो गया और इंटर में मैं लगभग पाँचों सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया। मैं पढ़ने में भी तेज़ नहीं था। अब मेरे जीवन में बहुत सारी निराशाएँ आने लगी। मेरे मुझे जो भी मिलता वो कहता है, यार तू कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक जगह टिकता ही नहीं था और मैं कुछ न कुछ काम, मुझे एक ये भी चिंता रहती थी कि मैं बड़ा हूँ घर में तो मुझे पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि पिताजी इतना पैसा तो कमा नहीं पाएँगे, फिर मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे। ये सारी चिंताएँ बचपन से ही लगी रही और इस प्रकार से कुछ घटना ऐसी घटती है कि मैं बिहार आ गया। जब मैं इंटर फेल कर गया तो पिताजी ने कहा कि अब एक ही रास्ता है,
या तो आप नौकरी करो और नहीं तो फिर जो करना है आप खुद करो। मैं अब सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि 4 भाई था मैं, तो स्वाभाविक थी मैं सबसे बड़ा था। मेरे ऊपर पैसा लगाना फिर और भी भाई थे। तो इसलिए मैं वहाँ से सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं सीधे-सीधे बिहार आ गया अकेले। और यहाँ पे आके मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। यहाँ पे मुझे याद है जब मैं आया तो मेरी चाची का कान का कुंडल, उसको गिरवी रख के मैंने इंटर की परीक्षा जो है दी। और उस समय में लालू जी की सरकार थी और मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास भी हो गया। सपने बड़े थे इसलिए साइंस से ही भी पास हो गया। और मैं इसी जोश-जोश में फिर मैंने बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन तो कराया, लेकिन मैं एक भी साल पास नहीं हो पाया, क्योंकि पढ़ने में तेज़ नहीं था और वहाँ पे पढ़ाई की ज़रूरत थी। तो लेकिन संयोग ऐसा बना कि मैं लैब टेक्नीशियन बना, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब भी जॉइन की। चूँकि कहानी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इतनी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मैं लैब टेक्नीशियन बना बिहार सरकार में। मैं आरएनटीसीपी में मैं जाँच का काम किया करता था और आज भी मेरा जाँच घर चल रहा है। मेरा जाँच घर उस समय में भी चलता था। तो अ, सपने बड़े थे, लेकिन वही शर्ट बाहर रखना, हाफ शर्ट पहनना, हवाई चप्पल पहनना, क्योंकि जीवन में एक चीज़ लगा कि हम ज़्यादा कमा तो नहीं सकते, लेकिन हम बचा के अमीर बन सकते हैं। मन में एक ही भावना थी और जब भी मुझे कोई व्यक्ति आरसीएम बताने के लिए आता था, तो मैं उसको एक ही बात कहता कि भैया मैं पैसा कमा रहा हूँ, क्या आप इतना कमा रहे हो? और इस प्रकार से मैं उन्हें छोड़ देता था। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बैंक मैनेजर का लड़का एक दिन मेरे कंपाउंडर को आरसीएम बताने आया और मुझे उसकी बातें समझ में, मैं दूर बैठा हुआ उसकी बातों को समझ गया, मुझे उनकी बातें समझ में आ गई और इस प्रकार से मैंने आरसीएम को जॉइन किया। जॉइन करने के बाद में मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मैं जाँच घर चलाता था, सुबह 6 बजे से रात तक मैं बिल्कुल भूख रहता था। तो मैंने मेरे गुरुदेव आदरणीय गोपाल चौधरी जी से पूछा कि सर मैं इस बिज़नेस को कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि बस आप ड्रेस बदलिए और आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। साथियों, मैं बता दूँ, जिस समय मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया मेरे ऊपर 2007 ईस्वी में 3 लाख रुपए का कर्जा था और वो 3 लाख के कर्जे के साथ में मैंने, अब चूँकि जब आरसीएम जॉइन किया कपड़े बदलने, तो मैं कर्ज सधाऊँ या आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ करूँ? तो लेकिन गुरुदेव ने एक ही बात कही, भई ये समस्या आपकी है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं, तो ये कर्ज वैसे आपको खत्म करने में 5 साल लग जाएँगे, लेकिन आरसीएम करके शायद 2 साल में आप टेक्निकल बन सकते हैं। और मैंने बिल्कुल 15 दिन के अंदर मैंने 25,000 रुपए और कर्ज लिए, क्योंकि मुझे डिस्प्ले वॉल खोलना था और मैंने 5-6 सेट कपड़े एक साथ बनवाए। और उसके बाद में मेरी जर्नी आरसीएम की सफ़र शुरू हुई और तब से लेके मैं सुबह ही सुबह उठ के, जैसे मेरे गुरुदेव ने बताया कि आप कुछ मत करो, आप केवल और केवल आप कोट पैंट टाई पहन लीजिए और फिर आप कोई भी काम करिए, आपका आरसीएम चलने लगेगा। और वही हुआ। मैंने कोट पैंट टाई, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत समय की थी। मैं सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक काम करता था। 14 घंटे काम करने के बाद मैं पूरी तरह से थक जाता था। गलत आदतें बहुत सारी थी। पान, गुटखा, शिखर, ये सब बीड़ी, सिगरेट, इन सब की आदतें थी। और ये बिज़नेस जो मिला, तो इस बिज़नेस के बाद ऐसा लगा जैसे दुनिया बदल गई। और इस बिज़नेस में आने के बाद में फिर मैंने वो शुरू किया। एक अपने पास में तो एक साइकिल भी नहीं थी, एक टूटी हुई साइकिल, जो जब मैं इंटर में था यहाँ पे बिहार आया तो भाई साहब हमारे एक बीरसिंहपुर समस्तीपुर में अपने घर से लगभग 100 किलो, सवा 100 किलोमीटर दूर रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ से आके साइकिल ले जा सकते हो तो ले जाओ। वो साइकिल 3 जगह से टूटी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी उस साइकिल को, वहाँ इतनी दूर से मैं साइकिल लेके आया था। और जब आरसीएम की सफ़र शुरू हुई, तो आरसीएम के सफ़र में वो सब कुछ मिला। 4-4, 5-5, 6-6 बाइकें बदली। और अगर आज भी जो मैं बाइक कभी-कभी चढ़ता हूँ, वो ग्लैमर एक्सटेक है और नई बुलेट बहुत जल्दी आने वाली है अपने घर में। और गाड़ी की बात करूँ तो अल्टो गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, और इसी साल फिर से एक टाटा की शानदार जो है वो शानदार लग्ज़रियस गाड़ी 10 लाख के आसपास की, वो आने वाली है। आज अपने घर पे वो सब कुछ है। अगर बात करें मकानों पे, तो जिस समय मैं यहाँ बिहार आया था, उस समय मेरे पास में फूस की झोपड़ी होती थी इंटर में 1991 में। और उसके बाद से लेके अगर अभी तक के सफ़र की बात करें, तो लगभग 1 करोड़ रुपए हमने अभी तक ज़मीन और मकान में लगाए, ड्यू टू आरसीएम बिज़नेस। देखिए, आरसीएम बिज़नेस ने हमें ये सिखाया कि आप 2 तरह के लोग हैं, एक काम करने वाले और एक काम करवाने वाले।
एक एक्टिव इनकम लेने वाले और एक पैसिव इनकम लेने वाले। और आरसीएम से मैंने एक चीज सीखा कि आप पैसिव इनकम, भले ही वो 5 रुपया आए, लेकिन वो 5 रुपया अगर बढ़ते क्रम में आएगा तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लगातार होते जाएगा और एक समय आएगा कि आप अमीर बन सकते हैं। एक्टिव इनकम भले ही 5 लाख क्यों ना आए, लेकिन एक्टिव इनकम कभी भी बंद हो सकता है। अगर हम एक्टिव हैं तो हमारा इनकम एक्टिव है, हम एक्टिव नहीं है तो हमारा इनकम भी एक्टिव नहीं रहेगा और वो कभी भी बंद हो सकता है। और जैसी एक्टिव इनकम बंद होगा, फिर उसके बाद में आपके पास में कुछ नहीं बचता है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मेरा स्कूल भी चलता है, विद्यालय भी चलता है अभी, मैंने देखा है कई सारे विद्यालय वाले आत्महत्या कर चुके हैं, कई सारे विद्यालय चलाने वाले विद्यालय बंद कर चुके हैं, बड़े-बड़े विद्यालय, बड़े-बड़े सपने के साथ में उनके विद्यालय बंद हो चुके हैं और आज वो रोड पे हैं। आज वो बहुत सारे साथी तो जो पहले प्रिंसिपल हुआ करते थे, आज वो सब्जी बेचते हैं। तो साथियों, ऐसी-ऐसी अब और आज मेरा विद्यालय भी चल रहा है, आज मेरा जाँचघर एक हाईटेक जाँचघर है, बहुत शानदार, उसमें लाखों की, कई लाखों की मशीनें लगी हुई हैं और मैं कहीं भी, क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रीडम है, मैं अभी भी, माताजी वृंदावन पहुँच चुकी है, आज से भागवत शुरू होने वाला है और मैं भी 3 तारीख को, क्योंकि एक घर पे काम है, इसके वजह से मैं भी 3 तारीख को वृंदावन जाऊँगा। जहाँ भी भागवत होता है, फिर बद्रीनाथ में भागवत होने वाला है, तो वहाँ मैं माताजी के साथ में मैं एक चीज़ सभी साथियों से कहूँगा, ज़िंदगी में अगर भगवान है घर में, तो वो माँ-बाप हैं और माँ-बाप को खुश करिए, माँ-बाप से आशीर्वाद लीजिए। तो अभी माताजी मेरे से दूर हैं, लेकिन जब भी फ़ोन करता हूँ, तो इतनी आशीर्वाद देती है कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मुझे मिल गया। साथियों, वक़्त की नज़ाकत है और बहुत सारे गुरुदेव हमारे बीच में हैं और गामा ओरिजिनल का ट्रेनिंग हमारे बीच में है। तो इसलिए मैं यहीं पे अपनी बातों को समाप्त करूँगा और मैं फिर से अनूप सर को बुलाना चाहूँगा। जी सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत शानदार। सर रियलिटी में आप